नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 23 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन है, केरल भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम भारत में रबड़ के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा रबड़ केरल के द्वारा उत्पादन होता है और इसीलिए कथन एक सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ कर्नाटक में रोपित किया गया था। अगर हम बात करें आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ के बारे में तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है वर्ल्ड फर्स्ट जीएम रबड़ सैंपलिंग प्लांटेड इन असम। यानी कि दुनिया का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट असम में लगाया गया है। और इसके आधार पर जो हमारा दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेट कर्नाटक नहीं है, ये स्टेट है असम, जहां पर सबसे पहले विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ रोपित किया गया है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, रबड़ रोपण यानी कि रबर प्लांटिंग कार्बन क्रेडिट हेतु पात्र है, जिसे स्वच्छ विकास तंत्र बाजार में प्राप्त किया और बेचा जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है उसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ है जिसे कि असम में लगाया गया है। और यह आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में विकसित करने के लिए लगाया गया है। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्नाटक संगीत के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है, ध्रुपद, तराना, दादरा इसके प्रमुख स्वर हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कर्नाटक संगीत की। और कर्नाटक संगीत को लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक न्यूज आया है, जिसमें यह कहा गया है कि कर्नाटक संगीत की जानी मानी हस्ती परसाला बी पुनम्मल उनका निधन हो गया है। और अगर हम कर्नाटक संगीत की बात करें तो यहाँ पर गीतम, सुलादी, पल्लवी, कृति, कीर्तनम, जाति स्वरम इसके प्रमुख संगीत हैं। और इसके आधार पर देखा जाए तो पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, कर्नाटक संगीत का प्रथम संदर्भ हरिपाल के संगीत सुधाकर में पाया गया था। अगर हम भारतीय संगीत की बात करें तो भारतीय संगीत के विकास के क्रम में हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के रूप में 2 अलग अलग उप प्रणालियों का उदय हुआ। और ये दोनों शब्द पहली बार हरिपाल के संगीत सुधाकर में सामने आए, जो कि 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और इसके आधार पर देखा जाए तो जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। कर्नाटक संगीत का प्रथम संदर्भ हरिपाल के संगीत सुधाकर में पाया गया था। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, पुरंदरदास, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षित को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। अगर हम कर्नाटक संगीत की बात करें तो पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा त्यागराज और उनके समकालीन श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा कि पुरंदर दास को जो है कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में माना जाता है। और त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षित को कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। और इसके आधार पर अगर हम तीसरा कथन देखें तो तीसरा कथन भी गलत हो जाता है। तो यानी कि कर्नाटक संगीत से जुड़ा हुआ जो दूसरा कथन है वही सिर्फ सही है,
पहले और तीसरे कथन गलत हैं और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं और तीसरा क्वेश्चन है, चर्चा में रहने वाला हिडन हंगर किसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यहां पर बात हो रही है हिडन हंगर की और इससे रिलेटेड एक न्यूज आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में, जिसका शीर्षक है हाउस पैनल फॉर स्टडी ऑन माल न्यूट्रिशन। और खास करके कोविड-19 के दौरान बच्चों में माल न्यूट्रिशन की समस्या जो बढ़ी है उसको लेकर के ये हाउस पैनल बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें हिडन हंगर की, तो हिडन हंगर का मतलब होता है कि आपके खाने में विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयोडीन, कैल्शियम, इनकी कमी है और आपको इसकी कमी जल्दी से पता नहीं चलती और इसीलिए हम इसे हिडन हंगर का नाम देते हैं। यानी कि बच्चों के खाने में विटामिन की कमी होती है, सोडियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, यानी कि इनसे भरपूर खाना उन्हें नहीं मिलता और इसका पता भी हमें जल्दी नहीं लगता, क्योंकि जब इससे जुड़ी हुई बीमारियां और लक्षण दिखने लगते हैं तब जाकर के आपको समझ में आता है कि आपके खाने में विटामिन और दूसरे पोषक तत्वों की कमी है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो कह रहा है विटामिन, आयरन, आयोडीन और अन्य गौण तत्वों जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को हम हिडन हंगर कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपके खाने में विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, आयोडीन की कमी है और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो इसे हम हिडन हंगर का नाम देते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है, मानस राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान को कौन कौन से प्रकार का दर्जा दिया गया है। तो अगर हम देखें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी टैग किया गया। 1989 में मानस को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला और 2003 में हाथी परियोजना के तहत इसे एक हाथी रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो मानस राष्ट्रीय उद्यान एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है, विश्व धरोहर स्थल भी है, बाघ अभ्यारण्य भी है, हाथी अभ्यारण्य भी है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पांचों के पांचों प्रकार का दर्जा मानस राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर जिसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रखेंगे। और मानस नेशनल पार्क को लेकर के एक न्यूज भी आया है जिसमें कहा गया है कि 8 रेयर पिग्मी हॉक्स रिलीज्ड इन मानस नेशनल पार्क। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं जो कि 2018 में पूछा गया था और क्वेश्चन है, कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मृदा में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा हैं तो यह जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है, ना कि कम करता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये बात भी गलत है। अगर हम सल्फर चक्र की बात करें तो यहाँ पर फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सल्फर चक्र में मृदा यानी कि सॉइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा कथन भी गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों को लवणीय भवन में योगदान कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब हम सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करते हैं तो उसके कारण जो आपका खेत है उसका लवणीकरण भी होता रहता है, क्योंकि पानी कैसा भी हो वहां पर कुछ ना कुछ मात्रा में लवण यानी कि सॉल्ट पाया जाता है
और इसीलिए ये कहना कि कुछ समयावधि तक सिंचाई करने से कृषि भूमि में लवणीकरण हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ तीसरा कथन ही सही है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल और केवल तीसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के ऊपर। इसको लेकर के एक न्यूज़ भी आया है और न्यूज़ है इंडिया एंड फिजी साइन एमओयू फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन है क्या। इस फोरम को यानी कि इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन को नवंबर 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फिजी यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था, यानी कि इसका गठन 2014 में किया गया था। इस कोऑपरेशन में 14 द्वीप शामिल हैं और इन सभी का नाम मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, आप एक बार इसको देख लेंगे। ये सारे के सारे द्वीप एरिया वाइज बहुत ही छोटे हैं, इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है और बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुए हैं। और इसी को देखते हुए भारत के द्वारा इस फोरम को बनाया गया और यहाँ पर भारत के द्वारा इन द्वीपों को विकास के लिए सहायता दी जाती है। और सामरिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जो द्वीप हैं उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो। तो इसी को देखते हुए इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन को बनाया गया, जिससे भारत का जो कोऑपरेशन है इन आइलैंड्स के साथ बढ़ाया जाए और समय समय पर भारत के द्वारा इन आइलैंड की विकास के लिए मदद भी दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।